वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैराथन क्लास का छठा वीडियो देखेंगे। इसके पहले 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखें तो चैनल पर जाकर के या प्ले लिस्ट में जाकर के सभी मैराथन वीडियो को देख लें। देखिए, जो मैराथन क्लासेस चालू किए हैं फ्रेंड्स, इसमें हर एक वीडियो में 100 प्रश्न आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है और ये 100 प्रश्न सभी जो जीके जीएस से होते हैं और इसका लेवल है जो काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल मॉडरेट है, बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है। एग्जाम में पूछे जाने की ये सब प्रश्न पूरी संभावना है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, आपको प्रत्येक दिन 8:30 बजे, आज से ही शुरू हुआ है फ्रेंड्स, 8:30 बजे शाम को लाइव क्लास भी लिया जा रहा है फ्रेंड्स। तो लाइव क्लास में आप लोग 8:30 बजे शाम को जरूर जुड़िएगा और उसमें कमेंट करके आपको आंसर बताना होता है फ्रेंड्स। इससे आपकी तैयारी की लेवल पता चलेगा कि जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको वाकई याद होता है या नहीं होता है। तो प्रत्येक दिन 8:30 बजे शाम को लाइव क्लास चलता है फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर देखिएगा। रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें, तभी आपको फ्रेंड्स लाइव क्लास का भी नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ साथ ही महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं कोई अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को याद करके सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। चलिए, तो आज का पहला सवाल देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। पहला सवाल है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारा था? सवाल नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, गेस करते चलेगा। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह ने। देखिए, जनरल ओडायर या माइकल ओडायर वही है फ्रेंड्स जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था, यही आपका जनरल ओडायर या माइकल ओडायर ने दिया था। और इसी को फ्रेंड्स उधम सिंह ने लंदन में जाकर करके 13 मार्च 1940 को गोली मार दी थी। तो सबको याद रखें फ्रेंड्स, उधम सिंह ने जनरल ओडायर को गोली कब मारा था? तो 13 मार्च 1940 ईस्वी में। और ये भी सवाल पूछता जाता है फ्रेंड्स कि जो जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिए फ्रेंड्स 13 अप्रैल, डेट के साथ याद रखिएगा कितना, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश यही जनरल ओडायर ने दिया था। सवाल नंबर 2 देखिए कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, ये भी इसमें 2 सवाल बन रहा है कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, कब हुआ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? असहयोग आंदोलन के दौरान वो क्या किए थे? पटना कॉलेज को छोड़ दिए थे, 20 दिन परीक्षा में बचे थे। तो कौन थे वो? 3 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, जयप्रकाश नारायण। सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 है सॉरी कि समाजवाद का समर्थक कौन था? समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? वे कौन थे समाजवाद के समर्थक? राइट आंसर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े? देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें 2 सवाल बन रहा है, दोनों को याद रखिएगा। पहला तो है, एक बन रहा है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और जब ये सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना किए थे और INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, INA का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंडियन नेशनल आर्मी का भी आप लोग आंदोलन चलाए थे। आपका कौन? सुभाष चंद्र बोस थे। इसमें साथ में और कौन जुड़े थे? तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिलभद्र याजी जो है उससे जुड़े थे। सवाल नंबर 5 हो गया। सवाल नंबर 6 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 6 आपका है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। सवाल नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति का जननी या भारतीय क्रांति का माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखें कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, नहीं थी पूछा जा रहा है, तो आपका युगांतर था जो जुड़ा हुआ था, यंग इंडिया भी जुड़ा हुआ था, गद्दर भी जुड़ा हुआ था, संध्या जो उससे जुड़ा हुआ नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यही पूछा जा रहा है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, तो संध्या नहीं जुड़ी हुई थी। सवाल नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। एक सवाल तो ये भी पूछा जाता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, एक सवाल ये भी याद रखिएगा। तो चुने प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो किस दल की टिकट से चुनाव लड़ा था फ्रेंड्स? दादा भाई नौरोजी ने। सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका
लिबरल पार्टी, ठीक है। लिबरल पार्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? उदारवादी दल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, कहीं पे उदारवादी दल रहेगा, कहीं पे लिबरल रहेगा। तो लिबरल के मतलब होता है, क्या होता है? उदारवादी होता है, ठीक है। तो लिबरल पार्टी बोले या तो उदारवादी दल बोले, एक ही हुआ। तो सवाल नंबर 8 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, लिबरल पार्टी या उदारवादी दल। सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है, स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद हुई थी। तो स्वराज दल की स्थापना स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसकी असफलता के बाद में स्वराज दल की स्थापना की गई थी? तो सवाल नंबर 9 का करेक्ट आंसर नंबर ए हो गया। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद ही स्वराज दल की स्थापना हुई थी। सवाल नंबर 10 को देखें। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी पूछा जाता है। चिटगांव षड्यंत्र भी कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? तो सूर्य सेन ने बनाई थी। ये आपको बिहार कांस्टेबल एग्जाम में, या तो कौन सा एग्जाम था अपने, फॉरेस्ट गार्ड था या कुछ भी था, इसमें ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। चिटगांव शास्त्री छापामारी की योजना किसने बनाई थी? तो सूर्य सेन ने बनाई थी। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 42 को देखें कि कैबिनेट मिशन भारत आया था। देखिए फ्रेंड्स, करीब करीब कोई सभी प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होता है फ्रेंड्स, कहीं पे आंसर की में भी गलत दिया हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहता है कि मैं सुधार करके आप लोग को प्रोवाइड कराऊं। फिर भी अगर जो कहीं पे डाउट होता है, कहीं पे गलती होती है, कहीं पे संदेह होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि सही आंसर सभी को पता चल जाए, ठीक है। तो कभी कभी फ्रेंड्स एक प्रश्न कोई प्रैक्टिस सेट में अगर बाई चांस गलती हो जाता है, तो आप लोग जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। तो देखिए इसमें देखिए क्या फॉल्ट है। कैबिनेट मिशन भारत में आया था। अब देखिए कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? आपका मार्च 1946 में आया था। देखिए ऑप्शन में इसमें कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? तो आपको 24 मार्च कितना 1946 में आया था। तो यहाँ पर कम से 46 देना चाहिए था, ठीक है, तभी तो राइट आंसर होगा। तो याद रखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आपको 1946 ईस्वी में आया था। कब? 1946 ईस्वी में। वो कब भी? तो 24 मार्च, ठीक है। मार्च याद रखिए, या तो 24 मार्च 1946 में दिल्ली पहुंचा था कैबिनेट मिशन। और जो इसके अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, जो कौन था इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस मिशन के अध्यक्ष थे आपको लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। याद रखिए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आपका 1946 में आया था। इसी के सिफारिश पे संविधान सभा का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं पे 1946 नहीं दिया हुआ था, 1946 होना चाहिए। मार्च 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 को देखें कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बहुत अच्छा सवाल है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? 12 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ दी थी। अगला सवाल को लेते 13 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, ठीक है, किसकी पूर्ववर्ती थी? 13 का सवाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडियन एसोसिएशन की पूर्ववर्ती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती क्या थी? तो इंडियन एसोसिएशन। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 की 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, किसने किया था? तो 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? सवाल नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अब्दुल गफ्फार खान ने। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने। और ये कब किया था फ्रेंड्स? 1929। डेट भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। सवाल हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 आपका है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। तो देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आंसर किस तरह से दिया है, मीथेन दिया है, प्रोपेन दिया है, ब्यूटेन दिया है, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि जो एलपीजी गैस होता है जिसका घरेलू ईंधन के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है, उसमें खासतौर से आपको प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें ऑप्शन किस इस तरह से बनाया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक अधिक। और कौन कौन फ्रेंड्स? तो प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। और इसमें फ्रेंड्स देखिए जो एलपीजी गैस होता है फ्रेंड्स वो क्या गंधहीन होता है। तो इसमें गंध के लिए आपका मिथाइल मरकैप्टन डाला जाता है, याद रखिएगा मिथाइल मरकैप्टन डाला जाता है तब जब भी एलपीजी का रिसाव होता है फ्रेंड्स। तो जो गंध आती है तो किसके कारण आती है? एलपीजी गैस के रिसाव
के बाद जो गंध आती है किसके कारण से, तो मिथाइल मरकैप्टन के कारण आती है। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, तो आपका प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। सॉरी। सवाल नंबर 16 को देखिए, साबुन ग्रीज को हटाता है, ठीक है, किसके द्वारा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायसीकरण के द्वारा। अच्छा सवाल है, साबुन है जो ग्रीज को हटाता है तो पायसीकरण क्रिया के द्वारा हटाता है। ऑप्शन नंबर सी 16 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 17 का क्या हो जाएगा, तो 17 नंबर सवाल का गेस करें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है जो स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सवाल नंबर 18 को देखिए। सवाल नंबर 18 आपका क्या है फ्रेंड्स, सुमेलित करने के लिए पूछा जा रहा है आपसे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का जांच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा है, इसका मैं मिला देता हूँ आंसर, देख लीजिए। त्वचा कैंसर, ठीक है, त्वचा कैंसर किसके कारण होता है? तो पाराबैंगनिक किरण के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण किससे संबंधित है? आपका डेसिबल से संबंधित है, 2 का 3 हो गया। वैश्विक तापमान, ठीक है, वैश्विक तापमान किसके कारण से बढ़ रहा है फ्रेंड्स? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रहा है, ठीक है, किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रहा है। अब बच गया ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र के लिए कौन सा जिम्मेवार है कोई गैस फ्रेंड्स? तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको क्या कहते हैं? CFC कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, त्वचा कैंसर 1 का 3, ध्वनि प्रदूषण 1 का 2, 1 का हो गया आपका 2 फ्रेंड्स, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल हो गया। वैश्विक तापमान के लिए कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ओजोन छिद्र के लिए कौन सा है? ये हो जाएगा। तो सवाल नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो सभी को याद कर ले। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ पे भंडारित होता है? ये सवाल बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो यकृत में भंडारित होता है। यकृत अर्थात क्या फ्रेंड्स? लीवर। लीवर मतलब ही यकृत होता है, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि भी है। तो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सवाल नंबर 20 का क्या, देखिए क्वेश्चन को घुमाया गया है, यानी सीधे कर देना चाहिए फ्रेंड्स आपका प्रतिस्कंदक, ठीक है, प्रतिस्कंदक यानी कि स्कंद, अब जो ब्लड जमता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है? तो एक निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविषक प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका विटामिन के को प्रयोग किया जाता है। और विटामिन के कारण ही रक्त है जो थक्का होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। सवाल नंबर 21 को देखें। आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है? तो उसमें क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड होता है। ध्यान रखिएगा, जो आयोडीनकृत लवण होते हैं उसमें मुख्य रूप से पोटेशियम आयोडाइड होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 22 को देखिए। सवाल नंबर 22 आपका है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? कौन सी अम्ल की मात्रा सबसे अधिक अम्ल वर्षा में होती है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका अम्ल वर्षा है किसके कारण से होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। अब पूछा जा रहा है इसमें किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी दे रहा है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या है कि ऊपरी में से कोई नहीं, या तो ऊपरी में से एक से अधिक होता है। तो एक से अधिक पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है। तो मुख्य रूप से आपका नाइट्रिक अम्ल और साथ साथ में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाया जाता है। तो इस तरह से आपको सवाल कभी नहीं पूछेगा फ्रेंड्स, ठीक है, सवाल पूछने का ये तरीका ही अच्छा नहीं है। लेकिन इतना याद रखिए कि अम्ल वर्षा है जो किसके कारण से होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें मुख्य रूप से जो आपका नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और उसमें H2SO फिर भी सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाया जाता है। तो सवाल नंबर 22 का राइट आंसर इसमें आपको आंसर नंबर डी दे रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, यानी एक से अधिक पाया जाता है, और मुख्य रूप से आपको नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सवाल नंबर 23 को देखें कि गॉड पार्टिकल क्या है? 23 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हिग्स बोसॉन है। गॉड पार्टिकल क्या है?
हिग्स बोसॉन। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 है रक्त कैंसर जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ल्यूकीमिया कहा जाता है, कि रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक। बहुत अच्छा सवाल है 24 नंबर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट 60। रक्त कैंसर जिसे क्या कहा जाता है, ल्यूकीमिया कहा जाता है, ल्यूकीमिया याद रखिएगा। रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन है, तो कोबाल्ट 60। ऑप्शन नंबर डी 24 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25 को देखें कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसके राष्ट्रपति उम्मीदवार थे, कौन से पार्टी के थे फ्रेंड्स, अभी तो हट गए हैं, ठीक है। तो ये पहले का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन याद रखें कि संयुक्त राज्य के अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुने गए थे डोनाल्ड ट्रंप, वो किस पार्टी के उम्मीदवार थे। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। सवाल नंबर 26 को देखें कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि ईरान पाकिस्तान गैस लाइन है उसको किस नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शांति पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 है भारत का 2018 के मानव विकास सूचकांक में कौन सा था। 2018 के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है 2018 में कितना था फ्रेंड्स, तो 130वां था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27 का। चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। सवाल नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है, याद रखिएगा कन्वेंशन ढांचा। सवाल नंबर 29 को देखिए, वर्ष 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे जाता है, किसे दिया गया था 2018 में साहित्य के क्षेत्र में, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 29 का डी अप्रदत्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स वर्ष 2018 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार किसी को प्रदान नहीं किया गया था। 2018 में किसी को नहीं दिया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अप्रदत्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 2018 में नहीं किसी को दिया गया था। सवाल नंबर 30 को देखें कि तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है। गेस करें तेल का कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो आपका वेनेजुएला में है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल आप फिर तो सवाल नंबर 31 को देखिए। सवाल नंबर 31 है संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कौन है। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुतेरेस है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 32 को देखें कि बैलिस्टिक मिसाइल के बढ़ावा को रोकने के वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, को हाल ही में निम्न में से किस देश ने ज्वाइन किया है। तो 32 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी भारत ने ज्वाइन किया है। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है। 33 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करिए कि कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है, भारत में कौन सा राज्य है जो सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। और फ्रेंड्स उसके बाद में दूसरा, ठीक है, दूसरा राज्य जो घोषित हुआ था वो कौन था आपका, देश का दूसरा राज्य आपका हिमाचल प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। तो भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया, तो सिक्किम, और दूसरा कौन घोषित किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश। तो प्रथम में सिक्किम है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 34 को देखें कि वर्ष 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, ठीक है। तो 2018 के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो 34 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमिताभ घोष को 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कभी कभी ये जो पुराना क्वेश्चन भी रिपीट किया जाता है फ्रेंड्स, 2018 में किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो अमिताभ घोष को दिया गया था। सवाल नंबर 35 को देखें, किताब 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, ठीक है। जो बुक है ये 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। 35 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, किसका, क्रिस गेल का है। सवाल नंबर 36 को देखें। सवाल नंबर 36 आपका है कि प्रथम भारतीय जिसने 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, कौन हो जाएगा फ्रेंड्स 36 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा देवेंद्र झाझरिया है, जो प्रथम भारतीय है जिसने 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन, देवेंद्र झाझरिया। 36 का ये हो गया।
सवाल नंबर 37 को देखें कि वर्ष 2016 रियो ओलंपिक का थीम क्या था। 2016 का पूछा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व शांति व पर्यावरण। तो कभी कभी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि विश्व शांति व पर्यावरण कौन सा मतलब ओलंपिक किस वर्ष के ओलंपिक का थीम था। तो वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक का थीम यही था, विश्व शांति पर्यावरण। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है। 38 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बनावली से आपको प्राप्त हुआ था, हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं 39 नंबर। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे था। 39 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, महामेघ वाहन वंश से था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघ वाहन वंश से था। 39 का ए हो जाएगा। 40 का चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब की थी। 40 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 41 को देखें, किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है। तो 41 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहृत कहा जाता है। ठीक है, 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, बिना जोती हुई जंगली जमीन को क्या कहा जाता है, तो अपहृत कहा जाता है। इसका देखिए फ्रेंड्स पीडीएफ में एक मार्कर ला रहा हूँ फ्रेंड्स, जिससे मैं जो आंसर सही रहेगा फ्रेंड्स उसमें टिक करके दूंगा, ताकि आप लोग को रिवीजन करने में आपको सुविधा होगी। तो मैराथन वीडियो का सभी का मैं आपका पीडीएफ बना करके धीरे धीरे फ्रेंड्स 2-3 दिन में सभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सबका टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दूंगा। एक मार्कर लाऊंगा फ्रेंड्स, जैसे इसका है कि किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है, तो इसमें मार्कर से पीला कलर से इसको टिक कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि आप लोग फटाफट रिवीजन कर ले। ठीक है, इस तरह से टिक कर करके टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा फ्रेंड्स। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लें। और वहाँ पर बहुत सारा मेरे वेबसाइट का लिंक भी है फ्रेंड्स, जहाँ पर बहुत सारे जीके जीएस है, तो वो सब प्रत्येक दिन आप लोग 10 मिनट 20 मिनट वेबसाइट पर जाएँ और प्रैक्टिस सेट देखें। उसमें कोई पैसा नहीं लगता है फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग खाली समय में जाकर के वेबसाइट पर आप लोग जरूर पढ़ें, वहाँ पर बहुत सारा हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट है, जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट है। तो सवाल यहाँ था किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 42 को देखते हैं फ्रेंड्स। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। उदंतपुर, सवाल नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आपका उदंतपुर है जो कहाँ बिहार में पड़ता है। अगला सवाल को लेते हैं कि दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था, किससे संबंधित था दीवान ए अर्ज। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रक्षा विभाग से था। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। सवाल नंबर 44 को देखिए, बहमनी राज का संस्थापक कौन था। गेस करें फ्रेंड्स, 44 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा, तो अलाउद्दीन हसन है जो ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहमनी साम्राज्य का अलाउद्दीन हसन। 44 का ए हो गया। सवाल नंबर 45 को देखें कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। जो फारसी यात्री अब्दुल रजाक था वो भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था। 45 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवराज द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रजाक भारत में आया था। ठीक है, विजयनगर का भ्रमण किया था, याद रखिएगा। देवराज द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रजाक है जो फ्रांसीसी यात्री भारत आया था और वो आपका विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। सवाल नंबर 46 को देखें कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, किसके राज दरबारी थे, दसवंत और बसावन। 46 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अकबर का। सवाल नंबर 47 को देखिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, कब किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो गेस करें 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। बाद में इसी का नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान संघ रखा दिया। ठीक है, कांग्रेस के जगह पर क्या कर दिया गया, संघ। तो यही हुआ फ्रेंड्स, पहले इस संघ का नाम क्या था, यही था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। तो इसकी स्थापना कब हुआ था, सभी आप लोग जानते हैं 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान संघ या कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सवाल नंबर 47 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। चलिए गेस करिए, 48 का संथाल विद्रोह आपका 55-56 में हुआ था। ठीक है, 1855-56 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 49 को देखें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कब हटाया गया था। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1874 में इनको हटाया गया था। कब, 1874 ईस्वी में। सवाल नंबर 50
हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 50 को देखें, द्वैत शासक का जनक किसे माना जाता है। देखिए इसमें कंफ्यूज करने वाला दिया है फ्रेंड्स। एक है द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर लियो कार्टिस को माना जाता है द्वैत शासक का जनक। लेकिन पूछा जाए फ्रेंड्स, बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था, या बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से घुमा कर ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर फ्रेंड्स पूछा जाए द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है, तो सर लियोनील कार्टिक्स को माना जाता है। लेकिन बंगाल में द्वैत शासन का शुरुआत किसने किया था, या बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से तो दोनों तरह से आप याद रखिए। सिर्फ रहेगा द्वैत शासन का जनक तो आपको सर लियोनील कार्टिक्स हो जाएगा। अब बंगाल में किसने किया था द्वैत शासन शुरुआत फ्रेंड्स, तो आपको रॉबर्ट क्लाइव ने थे। ये दोनों याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। किस वायसराय के शासनकाल में, अच्छा सवाल है। 51 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, लॉर्ड लिटन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड मियो और लॉर्ड डफरिन सभी से क्वेश्चन बनता है, महत्वपूर्ण बनता है। थोड़ा सा वक्त दे, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लॉर्ड मियो के शासनकाल में प्रथम बार जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना शुरू हुआ। लॉर्ड किसके, रिपन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, किसके, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, याद रखिएगा। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड लिटन को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। कितना सवाल बना हुआ, सभी इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखिए। एक बार फिर से देख लें। इसमें सवाल जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कौन हो गया था, लॉर्ड लिटन। और इसी के साथ लॉर्ड लिटन ही है जो फ्रेंड्स आपका भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता था। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड मियो के शासनकाल में प्रथम बार 1872 में जनगणना शुरू हुआ। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में से 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुआ था। सभी को याद रखें। अगला सवाल है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, गेस करिए। सवाल नंबर 52 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नान्यदेव है जो कर्नाट वंश का संस्थापक था। 52 का ए। सवाल नंबर 53 को देखिए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बहुत अच्छा सवाल है, गेस करिए 53 का। तो बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी था, ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था फ्रेंड्स, उसको ध्वस्त यही बख्तियार खिलजी ने किया था ना, सभी को आप लोग को पता होगा। तो सवाल नंबर 53 है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी। चलिए सवाल नंबर 54 को देखें कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, 54 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरीश सिंह था जो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। हाँ फिर सवाल नंबर 55 को देखें कि राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है, गेस करिए। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है, चंदेश्वर हैं। अगला सवाल को देखें कि उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है। 56 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कवि। उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है, तो मौलिक कवि है जो उद्वंत प्रकाश का लेखक है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 57 को देखें, नालंदा विहार का विध्वंस किया गया था। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि नालंदा विहार का नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी ये भी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिए फ्रेंड्स। उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन था, तो मौलिक कवि था। और नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। 58 नंबर सवाल है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। 58 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। सवाल नंबर 59 को देखें, निम्नलिखित में से
कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? 59 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोना का खनन है कुलगार्डी में, ठीक है। कुलगार्डी है जो क्या है, सोना के खनन के लिए जाना जाता है फ्रेंड्स। और ये उत्पादक क्षेत्र है जो कहाँ पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। याद रखिए, कुलगार्डी है जो कहाँ पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। सोना खनन के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है आपका कि कणीय तत्व क्या है? 60 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु प्रदूषक है। कणीय तत्व क्या है? वायु प्रदूषक है। 61 नंबर सवाल को देखिए, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। 61 का राइट आंसर क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास कहते हैं, पंपास कहा जाता है, ठीक है। 62 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन उद्योगों से निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। चलिए फ्रेंड्स, तो फटाफट गेस कर लें 62 का क्या होगा। तो देखिए इसका मिला देता हूँ, 1 का हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 का क्या है? बेंगलुरु है जो किसे है के लिए है, किस उद्योग के लिए? तो वायुयान के लिए। कोरबा, कोरबा है जो किस उद्योग के लिए है फ्रेंड्स? तो बी का 4 हो जाएगा, एल्युमिनियम के लिए। जमशेदपुर किसके लिए? तो लौह इस्पात के लिए। बच गया मलाज खंड, तो मलाज खंड किसके लिए? तो तांबा के लिए। तो याद कर ले फ्रेंड्स सभी का, बेंगलुरु वायुयान के लिए, कोरबा है जो किसके लिए हो गया फ्रेंड्स? तो आपका एल्युमिनियम के लिए, जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए, और मलाज खंड किसके लिए? तो तांबा के लिए। यानी सवाल नंबर जो आपका 62 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिलाइएगा तो आ जाएगा डी। यानी 1 का कितना है? 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है। चलिए सवाल नंबर 63 को देखिए। सवाल नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक होती है? औसतन लवणता सबसे अधिक आपका किसमें होता है? तो डेड सी में होता है, मृत सागर में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 64 को देखें कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ से केंद्रित है? द्रविड़ियन प्रजाति। 64 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत में द्रविड़ियन हो जाएगा। सवाल नंबर 65 को देखिए, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी से मिलता है? ये सवाल तो मैं पहले बहुत बार करवाया हूँ फ्रेंड्स कि नीलगिरी पहाड़ी हो, इसका राइट आंसर होगा ना। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है किस पहाड़ी पर? तो नीलगिरी पहाड़ पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 66 को देखिए, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग आपका कहाँ स्थापित है? तो आपका राजस्थान का खेतड़ी है जो फ्रेंड्स आपका क्या है? तांबा उत्पादक के लिए जाना जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा उत्पादन के लिए आपका प्रसिद्ध है। और कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स खेतड़ी? तो आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तांबा उत्पादक क्षेत्र है खेतड़ी। अगला सवाल देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो पहले भी क्वेश्चन कराया हूँ फ्रेंड्स। 67 का क्या हो जाएगा? ये राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, स्वर्णिम चतुर्भुज है जो। सवाल नंबर 68 को देखें। सवाल नंबर 68 आपका है कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडिला में किसका खनन होता है? चलिए बैलाडिला में। सवाल नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या इसका होता है फ्रेंड्स आपका? तो बैलाडिला में आपका लोह अयस्क का खनन होता है। लोहा का अयस्क क्या है? हेमाटाइट है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। हेमाटाइट है या मैग्नाटाइट है, लोहा का अयस्क होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें से अयस्क होता है तो आपका हेमेटाइट का ज़्यादा वहाँ होता है, ठीक है। निम्नलिखित लौह अयस्क में बैलाडिला में किस का खनन होता है? तो हेमेटाइट का होता है। 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये बैलाडिला जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। ये भी याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है आपका कि बैलाडिला है जो कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चलिए सवाल नंबर 69 को देखिए। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन करता है, केसर का उत्पादन कहाँ होता है? चलिए सवाल नंबर 69 का के तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 70 को देखें कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? कहाँ पर मिलकर करके? 70 का राइट आंसर होगा देवप्रयाग में। अच्छा सवाल है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर के गंगा नदी, यानी अलकनंदा और भागीरथी है जो कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। तब उसके बाद क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? ठीक है, NH2 पे कौन सा स्थित नहीं है? 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पटना है जो नहीं है। बाकी सासाराम, औरंगाबाद और मोहनिया है जो स्थित है। अगला सवाल को देखते हैं कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था?
कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव को कब पारित किया था? 1905 में। तो इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था? सवाल नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वशासन सुनिश्चित करना। स्वराज प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, सेल्फ रूल के बारे में। चलिए सवाल नंबर 73 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 73 आपका है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? टॉप मोस्ट VVI GK फ्रेंड्स, गेस करें। प्रांतीय सरकारों का गठन कौन सा अधिनियम के तहत किया गया था? सवाल नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1935 का अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। 73 का ए हो जाएगा। 74 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान में शामिल है कितना? तो 395 अनुच्छेद, 22 भागों, कितना? 12 सूचियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन के हिसाब से। चलिए सवाल नंबर 75 को देखते हैं कि राज्यसभा में होते हैं, ये भी देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राज्यसभा में अधिकतम कितना सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिए राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 75 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 76 को देखें कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए इसका जवाब सबको पता होना चाहिए। 76 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये सवाल पूछा जाता है, कांग्रेस ने कब स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो ये 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था। यही कारण है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में पूर्ण रूप से लागू किया, क्योंकि 1930 ईस्वी में ही 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला सवाल है 77 नंबर, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? टॉप मोस्ट VVI GK है ये। तो देखिए लोक लेखा समिति जो होता है वो किसको अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति होता है एक प्राक्कलन समिति होता है। तो लोक लेखा समिति में टोटल कितने, थोड़ा सा देख ले, डिस्क्राइब कर देता हूँ फ्रेंड्स, आपका काम का चीज़ है। याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य होते हैं जो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य होते हैं जो किससे होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। तो कोई अगर जो पूछता है फ्रेंड्स कि लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 है जो कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। अब बच गया प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति में कितने टोटल सदस्य होते हैं फ्रेंड्स? तो टोटल 30 सदस्य होते हैं, सभी होते हैं जो लोकसभा के होते हैं। इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं 30। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ प्रश्न पूछा गया था लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को करते हैं। सवाल नंबर 78 को देखें। सवाल नंबर 78 आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। बिल्कुल एक गलत है। धन विधेयक है जो हमेशा पेश कहाँ किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। शुरुआत होती कहाँ से? तो आपका लोकसभा से होता है। अब देखिए यहाँ पर है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। बिल्कुल सही है, राज्यसभा शक्तिहीन है। फिर क्या लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधायकों को पारित करना होता है? बिल्कुल सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो ये देखिए इसमें कह रहा था इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये फ्रेंड्स धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 79 को देखें। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? 79 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ऑप्शन नंबर 79 का ए राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 80 को देखें। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है फ्रेंड्स, फटाफट गेस कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो आपका राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 80 का। चलिए सवाल नंबर 81 को देखते हैं कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? गेस करें फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपात की घोषणा
81 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 के तहत। 82 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। मैं पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, सही। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, ये भी सही, ठीक है। 83 का फिर है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये आपका गलत है। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 नंबर सवाल को देखें कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। चलिए फिर राज्य सरकार का पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। संवैधानिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान कौन होता है राज्य में, तो मुख्यमंत्री होता है। और राज्यपाल होता है जो क्या होता है, संवैधानिक प्रधान होता है, बहुत बार बता चुके हैं। 84 को देखें, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः कौन कौन से शामिल होते हैं। 84 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ियाँ, ये सभी है जो वाणिज्यिक स्रोत में शामिल होता है, कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ियाँ। 85 को देखें, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी, 1994 में कितना थे। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कितना, 300 किग्रा तेल के बराबर। सवाल नंबर 86 को देखें फ्रेंड्स, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था, कौन सा ईस्वी में। 86 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, 1970 से 80 के दौरान हुआ था, ठीक है। भारत में तेल ऊर्जा संकट की प्रथम शुरुआत हो गया था आपका 1974 में हुआ था, तो आपको इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है तो 1970 से 80 के बीच में होगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रथम बार जो हुआ था कितना 1974 में हुआ था, 1974 जब को 70 से 80 के बीच में आता है। तो भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था, तो कौन सा दशक, 1970 से 80 के दशक में। अगला सवाल है 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। 87 का राइट आंसर क्या होगा, 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो फतेहपुर है जो गंगा किनारे के नहीं स्थित है, जबकि भागलपुर, कानपुर और उत्तरकाशी है जो गंगा किनारे है। 88 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। वो मानव अधिकार कौन सा है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। 88 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अगला सवाल को लेते हैं 89 का, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित होगा कितना पे। 2 घंटा यानी 160 मिनट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। 30 चक 20 यानी कितना, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर, इसी में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो ध्यान रखिए किधर हो जाएगा आपका पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए एक डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ग्रीनविच समय से 2 घंटा आगे है, तो 2 घंटा हुआ तो 2 घंटा में कितना मिनट हुआ, 120 मिनट हुआ फ्रेंड्स। और 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है, 4 से भागा दे 30 चक्का 20 से, ठीक है, 4 3 30 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह कहाँ स्थित है काहिरा, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ, चलिए इसका जवाब तो सबको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द हेग में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का प्रतिबंध कमेटी 1267 द्वारा निम्नलिखित में से किसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मसूद अजहर आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद का मुखिया को। कह रहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित कमेटी 1267 द्वारा निम्नलिखित में से किसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है, तो मसूद अजहर, ठीक है, मसूद अजहर आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद का मुखिया को। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 92 को देखें कि क्लासा एक्शन लॉसूट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। क्लासा एक्शन लॉसूट का संबंध, सवाल नंबर 92 को देखिए फ्रेंड्स। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अल्पसंख्यक निवेशकों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है। क्लासा एक्शन लॉसूट किसके लिए, तो अल्पसंख्यक
निवेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। 93 को देखें फ्रेंड्स कि वैश्विक नवोन्मेषी सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा रैंक था। 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52वां था। 94 भारत का 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कितना 2019 का आयोजन नवंबर 2019 में किस शहर में होना है। तो हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है, पहले का क्वेश्चन है ये। तो किस शहर में हुआ था। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोवा में, ठीक है। 94 का ऑप्शन नंबर डी गोवा। 95 को देखें विभिन्न देशों में FDI के अंतर प्रवाह व बाह्य प्रवाह के संबंध में विश्व निवेशक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, UNCTAD के द्वारा। सवाल क्या था, विभिन्न देशों में FDI के अंतर प्रवाह व बाह्य प्रवाह के संबंध में विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए 96 नंबर सवाल को देखते हैं। 96 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ रणनीति आर्थिक संवाद की व्यवस्था भारत ने की है, जिसकी दूसरी बैठक जुलाई 2019 में दिल्ली में संपन्न हुई है। तो 2019 का है, करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स। 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूस। 97 देखें, 97 को देखें ध्यान से फ्रेंड्स कि भारत के वस्तुगत निर्यातों में किस वस्तु का निर्यात 2018-19 में सर्वाधिक मूल्य का रहा है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका पेट्रोलियम उत्पाद का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स, इससे संबंधित अगला सवाल है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भारत के वस्तुगत निर्यातों में किस वस्तु का निर्यात 2018-19 में सर्वाधिक मूल्य का रहा था। तो पेट्रोलियम उत्पाद का रहा था, ठीक है, इसी किसमें निर्यात में 2018-19 में। अब अगला सवाल देखिए उसी तरह से है फ्रेंड्स आपका कि भारत के वस्तुगत आयातों में, निर्यात मतलब भेजने वाला, आयात मतलब मंगाने वाला में, निम्नलिखित में से किस वस्तु का आयात 2018 में सर्वाधिक मूल्य का रहा था। आयात में तो कच्चा पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, निर्यात में रहेगा तो पेट्रोलियम उत्पाद हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं 99 को कि निम्नलिखित में से किस देश को भारत का वस्तुगत निर्यात सर्वाधिक रहते हैं, यानी कहाँ सबसे ज़्यादा करता है भारत। 99 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस देश को भारत के वस्तुगत निर्यात सर्वाधिक रहते हैं। तो अमेरिका हो जाएगा 99 का। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस देश से भारत के वस्तुगत आयात सर्वाधिक रहते हैं, ठीक है। आपका तो निर्यात हो गया था और इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आयात में कहाँ हो जाएगा, यानी भारत है जो सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ करता है। तो अमेरिका को यानी भेजता है, देता है फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा भारत में आयात यानी कोई भी सामान सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ से आता है। तो चाइना से आता है, सभी को पता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये 100 प्रश्न का तो मैराथन क्लास था, ये छठा वीडियो था फ्रेंड्स। ये 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्रत्येक दिन 8:30 बजे लाइव क्लास में ज़रूर जुड़े फ्रेंड्स, ठीक है। आज पहला लाइव क्लास था, थोड़ा सा रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा हुआ था, लेकिन कल से थोड़ा फास्ट करेंगे फ्रेंड्स और क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे और स्टैंडर्ड करते जाएंगे। और वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जाकर के प्रत्येक दिन आप वेबसाइट पे जरूर पढ़ें फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें आंसर छिपाया हुआ है, उससे आपको प्रैक्टिस होगा और उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।